तो पश्चिम एशिया में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ईरान युद्ध 2.0 का आखिरी ट्रेलर मान रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देने की धमकी दी थी और IRGC ने ठीक वही करके दिखा दिया। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार है जब ईरान ने अमेरिका और उसके पूरे अरब नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ एक रात में एक साथ 4 देशों पर भीषण प्रहार हुआ। कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी फौज के सबसे सुरक्षित ठिकाने थर्रा उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अमेरिकी वायुसेना को अपने फाइटर जेट्स इजराइल से अरब भेजने पड़े। अमेरिका कह रहा है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया थी। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? और अब समझते हैं ईरान के इस न्यू वॉर मॉडल को, जिसने सिर्फ एक रात में पूरे पश्चिम एशिया के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इस बार 4 अलग अलग दिशाओं में यानी कुवैत, बहरीन, UAE और इराक तक बारूद की लाइनें खींच दी। सबसे पहला प्रहार हुआ कुवैत पर, जहां अमेरिकी सेना और वायुसेना के सबसे बड़े ठिकानों में से एक अली अल सालेम बेस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने टारगेट किया। दूसरा और सबसे दुस्साहसिक हमला हुआ बहरीन पर। बहरीन में सीधे अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय यानी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे गए, जिसके बाद बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस लॉक करना पड़ा। ईरान का तीसरा निशाना बना UAE का अल दफरा बेस। इस बेस से अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर ऑपरेट करते हैं और ईरान की नाकेबंदी की निगरानी रखते हैं। ईरान ने यहां भी मिसाइलें बरसाई। और चौथा फ्रंट खुला इराक में, जहां इरबिल क्षेत्र में मौजूद ठिकानों पर ईरान ने तबाही मचाई। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार हुआ है जब ईरान ने एक ही रात में एक साथ इतने सारे मोर्चों पर अमेरिकी नेटवर्क को सीधे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। और अब बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की उस रेड लाइन की, जिसने अमेरिका के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इस पलटवार की सबसे बड़ी वजह बनी केश्म द्वीप पर हुआ हमला। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले उनके इस रणनीतिक द्वीप को निशाना बनाया, जिसके जवाब में IRGC ने यह भीषण जवाबी ऑपरेशन शुरू किया। सिर्फ एक रात में 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी के देशों पर दाग दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कुवैत में एक ही रात में 2 बार खतरे के सायरन गूंज उठे और खौफ के मारे बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस यानी हवाई सीमाएं बंद करनी पड़ी। तो ईरान अपनी सेना और अपनी भौगोलिक स्थिति के दम पर ही होर्मुज को बंद रख सकता है। ईरान के होर्मुज अभियान में सबसे अहम है केश द्वीप। यही द्वीप होर्मुज के समुद्री रूट के सबसे करीब है। यहीं से ईरान होर्मुज पर पैनी नजर रखता है और यहीं से ईरानी सेना ड्रोन और मिसाइलों से किसी भी टैंकर या युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। अब माना जा रहा है कि होर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका एक खास रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके जरिए IRGC की होर्मुज में पहुंच को बहुत कमजोर किया जाएगा। ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना कमजोर होगा कि होर्मुज में किसी एक्शन में ईरान को काफी वक्त लग जाए। बीती रात अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया। केश्म द्वीप पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी हमले में IRGC का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन नष्ट हो गया। अमेरिका ने केश्म द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर को तबाह कर दिया। होर्मुज में नाकाबंदी और हमले का अहम मोर्चा केश्म द्वीप है। केश्म द्वीप से ही होर्मुज में हमले और निगरानी का इंतजाम है। केश्म द्वीप पर ही आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल की तैनाती है। अमेरिका की कोशिश है कि होर्मुज के तटों पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर नष्ट कर दिए जाएं। ईरान के सभी द्वीपों पर मौजूद सैन्य ग्राउंड सेंटर को नष्ट कर दिया जाए। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए बनाए गए सेंटर खत्म हो जाएं। और अमेरिका का होर्मुज प्लान शुरू हो चुका है और पहला टारगेट बना है केश्म द्वीप। मंगल रात को यहां खास मकसद से अमेरिका ने हमला किया। केश्म द्वीप पर IRGC ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाया हुआ था, इसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया। केश्म द्वीप पर मौजूद सैन्य कम्युनिकेशन टावर को भी नष्ट किया गया। अमेरिकी हमले में केश्म पर मौजूद IRGC का ठिकाना नष्ट हो गया। केश्म द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर से होर्मुज पर निगरानी रखी जाती थी। ईरानी सैटेलाइट से टावर को जानकारी मिलती थी। इसी टावर से संपूर्ण होर्मुज पर ईरान की नजर होती थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान का एक निगरानी सेंटर खत्म हो गया। केश्म द्वीप पर ही सेना का ग्राउंड कंट्रोल सेंटर भी था। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर से ही ईरान हमलों को नियंत्रित कर रहा था। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर में बैठे ऑपरेटर आत्मघाती ड्रोन को कंट्रोल करते थे। कंट्रोल सेंटर से ही एंटी शिप मिसाइलों को भी ऑपरेटर दिशा देता है। सेंटर नष्ट होने से केश्म द्वीप से हमले की क्षमता खत्म हो गई। केश्म पर कम्युनिकेशन टावर को ठीक करना इतना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन टावर की मरम्मत करने में ईरान को कई दिन लग सकते हैं। कम्युनिकेशन खत्म होने से ईरान के लिए आत्मरक्षा भी मुश्किल हो जाएगी।
उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के तेजी से स्वस्थ होने की खबर ने वॉशिंगटन में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा खामनेई की सेहत में सुधार हुआ है, दूसरी तरफ सीधे सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिम एशिया में अब समझौता होगा या महाविनाश। इसीलिए अमेरिका ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए एक बड़ी चाल चल रहा है। ईरान को रोकने के लिए उसकी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब देखना यह है कि डिजिटल करेंसी का रास्ता रोककर अमेरिका ईरान को घुटनों पर ला पाएगा। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। और 19 मई से अमेरिका कई बार ईरान पर हमले कर चुका है। ईरान हर बार जवाब देता है, लेकिन इसमें करीब 12 से 24 घंटे का वक्त लगता था, जिसकी वजह मुस्तफा और IRGC चीफ के बीच की लंबी कड़ी थी। गंभीर हालत और मुस्तफा की लोकेशन अमेरिका को नहीं मिले, इसकी वजह से संदेश पर्चियों पर भेजे जाते थे। हमले की जानकारी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई तक पहुंचती थी और उसके बाद मुस्तफा खामनेई का संदेश पहले वॉर सीक्रेट एजेंट को मिलता था। पहला वॉर सीक्रेट एजेंट सुप्रीम लीडर का संदेश दूसरे वॉर सीक्रेट एजेंट को देता था। मुस्तफा खामनेई का मैसेज दूसरा वॉर सीक्रेट एजेंट IRGC के चीफ अहमद वाहिदी तक पहुंचाता था। IRGC के चीफ अहमद वाहिदी सेना को हमले का जवाब देने का आदेश देते थे। इसके बाद ईरान अमेरिकी हमले का जवाब देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि अब खबर है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है और वो सीधा आदेश दे रहे हैं। अब सिर्फ संदेश भेजने का नहीं, बल्कि हमले का पैटर्न भी बदल गया है। इस बार हमले की जानकारी मिलते ही मुस्तफा खामनेई ने तुरंत एक्शन लिया। IRGC के चीफ अहमद वाहिदी ने मिलिट्री कमांडर को हमले का आदेश दिया। आदेश मिलते ही मिलिट्री कमांडर ने सेना को हमले का आदेश दे दिया। तो ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरान स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करता था। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो अमेरिकी डॉलर या गोल्ड से सीधे जुड़ी होती है। ईरान रियाल को स्टेबल कॉइन में बदलकर अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करता था। ईरान रियाल को नोबिटेक्स पर लाता था। इसके बदले में USDT जैसे अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स खरीदे जाते थे। ईरान के सेंट्रल बैंक नोबिटेक्स के जरिए करोड़ों डॉलर के स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करके डिजिटल डॉलर में लेन देन के लिए करते थे। पहचान छुपाने वाले ब्लॉकचेन जैसे TRX और BSC का इस्तेमाल होता था। TRX और BSC नेटवर्क की लेन देन फीस कम होती थी और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। ट्रैकिंग से बचने के लिए नोबिटेक्स और ईरानी सेंट्रल बैंक क्रॉस चेन ब्रिज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का सहारा लेते थे, क्योंकि पश्चिमी देशों के लिए इन्हें बैन करना आसान नहीं। नोबिटेक्स ईरानी रियाल को डिजिटल डॉलर में बदलकर सीक्रेट डिजिटल नेटवर्क के रास्ते इंटरनेशनल क्रिप्टो मार्केट में भेजता था। यह तरीका नकदी में तब्दील करने का एक सुरक्षित डिजिटल सिंडिकेट बना हुआ था। और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज उसका पहला दिन है। इसके शुरू होने से ठीक पहले यूक्रेन ने पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जो 100% सफल रहा। हमलों की टाइमिंग और जगह की वजह से इसे रूसी राष्ट्रपति को ज़ेलेंस्की का चैलेंज माना जा रहा है। यह ड्रोन अटैक व्लादिमीर पुतिन को धमकी है। अगर कीव पर बमबारी नहीं रुकी तो यूक्रेन सेंट पीटर्सबर्ग ही नहीं, बल्कि मॉस्को को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता है। तो बाल्टिक सागर में 15 देशों के युद्धपोत और हजारों सैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इसी बीच रोमानिया ने 57,000 करोड़ रुपए के हथियारों का विशाल सौदा भी कर लिया है। सवाल यह है कि क्या यूरोप सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर रूस के साथ लंबे टकराव की तैयारी चल रही है। बाल्टिक से लेकर रोमानिया तक नेटो की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 जून से बाल्टिक सागर में बाल्टॉप्स 2026 नाम का विशाल नौसैनिक अभ्यास शुरू हो रहा है। 15 नेटो देशों के करीब 20 युद्धपोत, दर्जनों विमान और करीब 6,000 सैनिक इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ये युद्ध अभ्यास 20 जून तक चलेगा और पूरे बाल्टिक क्षेत्र को एक विशाल युद्ध प्रयोगशाला में बदल देगा। और रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया। बारी यूक्रेनी सेना की ताकत को खत्म करने की है। यूक्रेन को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस समझ चुका है कि अब यूक्रेन को किसी भी देश से भरपूर हथियारों का भंडार नहीं मिलने वाला है। ऐसे हालात में यूक्रेन सिर्फ स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब रूस यूक्रेन की यही ताकत खत्म करने का अभियान शुरू करने जा रहा है। रूस की हिट लिस्ट तैयार है और कोशिश है कि यूक्रेन के सभी हथियार कारखाने भस्म कर दिए जाएं।